नमस्कार, आदाब। रेडियो 52 का ये प्रसारण है और वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। और आईना में आज एक बार फिर से पब्लिक डिमांड पर हमारे साथ एक बार फिर से हो गए हैं जनाब फजलुर रहमान साहब, नेशनल मैनेजर पॉलिसी, फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स अथॉरिटी के। तो सबसे पहले हम जनाब फजलुर रहमान साहब का इस्तकबाल करते हैं। फजलुर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। और एक बार फिर से आपको रोज़े मुबारक हो। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। और फजलुर साहब, पिछले हफ्ता आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बहुत सारे सवालात आपके सामने रखे गए। तो इस हफ्ता भी बस हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे श्रोता हैं, आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आज ही मौका है, आप फुरका से अपने जो सवाल है वो कर सकते हैं और फजलुर साहब है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। पिछले सप्ताह हम लोगों ने बातें की थी फुरका के रेवेन्यू परफॉर्मेंस पर, साथ में जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, ग्रोथ है, इसके बारे में बात हुई थी और बहुत सारे सवाल भी आए थे। तो आज भी हम लोगों को मौका देंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। और सबसे पहले फजलुर साहब, मेरा सवाल आज ये है, आप कुछ रोशनी डालें करंट टैक्स प्रोग्रेस ऑफ टैक्स इन रिफॉर्म्स पर। हाँ जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने सन 2013 बजट में कुछ रिफॉर्म्स को घोषणा किए थे। जहाँ तक टैक्स का सवाल है, सबसे पहला था ये जो PAYE एज अ फाइनल टैक्स। इसका माना क्या होता है? इसका माना यही होता है सिंपल में कि हमारे जितने भी वर्कर्स है देश में, जितने भी कर्मचारी है जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनका जो एम्प्लॉयर है उनका एवरी फोर्टनाइट पे एक तरह का टैक्स कटता है। वो टैक्स का नाम है PAYE, पे एज यू एन। तो हमारा ये रिफॉर्म के मुताबिक हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय का टैक्स कटता है वो राइट अमाउंट में काटे। तो जब साल खलास होता है तो उसका टैक्स पूरा इक्वल हो जाता है, जितना इनकम होता है वो इस फुली टैक्स्ड। तो जहाँ तक टैक्स रिटर्न लॉन्च करने का सवाल आता है, जहाँ तक ये इंडिविजुअल वर्कर्स है, तो उसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि बिकॉज उनका टैक्स तो ऑलरेडी कट गया है, दे आर फुली टैक्स्ड, सो देयर इज नो नीड फॉर देम टू लॉन्च द रिटर्न। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा यही होगा कि जो एम्प्लॉयज़ होगा, वर्कर्स होगा, तो उनका फिर का ऑफिस नहीं आना पड़ेगा एवरी ईयर अपना रिफंड लेने के उस दिन। और जहाँ तक एम्प्लॉयर का सवाल है, उसका जो रिकॉर्ड कीपिंग होगा फिरका के साथ, वो अप टू डेट होगा एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो बेसिकली ये जो फिरका का ये जो रिसोर्स यूज़ होता है रिटर्न प्रोसेस करने के उस दिन जनवरी से लेकर अप्रैल तक, हम वो रिसोर्स को सेव कर सकते हैं और हम जहाँ पर रेवेन्यू बटोरना चाहिए हम वो रिसोर्स को वहीं लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फजलुर साहब। दरअसल हम PAYE फाइनल टैक्स, इस पर भी बातें ज़रूर करना चाहेंगे वाइल वी आर ऑन PAYE, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल लोगों के हैं, चलिए इनको भी मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी, ऐना में आपका स्वागत है। नमस्कार बीना जी, मैं फजल रहमान से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आपका नाम और पता बता दें फिर सवाल करें। कमलेश चंद्रा, नसौ नांदी से। थैंक यू कमलेश जी, पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ, मैंने एक जमीन खरीदा हुआ है जो नसौ में है। जी हाँ। और वो फ्री होल्ड जमीन है। मैंने उसको डिवाइड करके टाइटल लेना चाहा है और फिर मैंने अपने बेटियों के नाम पर एक घर और जमीन लिया हुआ है। और मैं रिटायर हो चुका, तब अपनी बेटी के नाम पे जमीन ले चुका और मैं उस पैसे पर टैक्स भर चुका हूँ। जी हाँ। जो पैसे पर मैं रिटायर हुआ हूँ, पैसे से मैंने जमीन लिया, फिर से घर बनाया हूँ और अपने बेटियों के नाम पे दिया हुआ, उस पर टैक्स लगेगा? अच्छा जी हाँ, जहाँ तक ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है, आई थिंक यू आर बेसिकली आप तो गिफ्ट कर रहे हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी किसी अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, तो बेसिकली अपने बेटियों के ऊपर। जी हाँ, तो जहाँ तक वो ट्रांसफ़र होगा उसके ऊपर जी को टैक्स नहीं लागू होगा। पर हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि आप जैसे देखेंगे कि अब किसी भी व्यक्ति एक फ्री होल्ड ज़मीन बेचता है फिजी में, इसमें एक बाया होता है, एक सेला होता है, उसमें कुछ एक्सचेंज ऑफ मनी आता है। तो अगर एक्सचेंज ऑफ मनी आता है तो इट्स इक्वल टू अ पर्टिकुलर गेन ना, तो हम उससे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। पर अगर जो आपके केस में आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफ़र कर दिए हैं, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मनी, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिला है, तो ज़रूर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, तो अभी तो अग्रीमेंट पे है और हमने टाइटल के लिए कुछ काम किया है, ऐसा टाइटल मिलने वाला है। जी हाँ। तब उस पे अगर हम जब उसको फिर बेचेंगे, अगर उस पे टैक्स लगेगा? जी हाँ, आप जब प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो बेसिकली आप जितना डॉलर वैल्यू में बेचेंगे और आपका जितना कॉस्ट था ज़मीन खरीदने में, तो जो उसका डिफरेंस होगा तो उसके ऊपर आपको ऊपर टैक्स लगेगा। पर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स डिक्री ये कहता है कि अगर जो आपका गेन अगर जो इज़ बिलो $20,000,
तब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ना तो मैंने तो ये जमीन दिया हुआ है, फिर घर बनाया हुआ है 120,000 का। ओके, तो लड़कियों के नाम जी पे हाँ, है और लड़की लोग के नाम पे है। जी हाँ। और लड़की प्रदेश में फिजी में है, तो उस पर टैक्स लगेगा 120,000 टैक्स पे कितना टैक्स लगेगा? अच्छा, अगर जो आपके प्रॉपर्टी है, आप एक ज़मीन खरीदे थे, उसके ऊपर आप एक प्रॉपर्टी बनाए, घर बनाए थे, और आप उस जी घर में रह रहे हैं, तो जी हाँ, तो ये कैपिटल गेन्स टैक्स डिक्री इसमें और भी कहता है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा एज लॉन्ग एज कि इट वाज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप उसमें रहते थे। तो सो बेसिकली जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जैसे आप एक घर बनाकर बेचते हैं एंड यू आर नॉट स्टेइंग देयर, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो आपके केस में आप प्रॉपर्टी में रहते हैं और आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ज़रूर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना? जी, नहीं लगेगा। शुक्रिया भाई साहब। Thank you. शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो आईना में आपका स्वागत है। हेलो, हाँ हेलो जी, आपका स्वागत है। आपका नाम पता, आपका सवाल। या मैं ज्ञान सिंह बोल रहा हूँ तेलुगु से। जी बोलिए सिंह साहब। अच्छा, जो वेट होता है ना, हम्म, ये जो वेट है ये कहाँ पर लगता है? किसान के खेत में कि मार्केट में? मतलब उपज पर या फिर खेत पर? जी जी हाँ जी, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जहाँ तक वेट का सवाल है, वेट एक तरह का एक सेल्स टैक्स है। अब इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। जैसे आप अगर जो कोई बिजनेस कर रहा है और आप अपने बिजनेस चलाने में जितना वेट भरे हैं, तो वो सब वेट आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर जो आप जितना आप कस्टमर्स के चीज़ बेचते हैं, वेजिटेबल जैसे एग्जांपल दिए हैं, आप कस्टमर्स के कुछ चीज़ बेचते हैं, तो वो जो वेट इंक्लूसिव प्राइस होता है। हम जानते हैं जहाँ तक वेजिटेबल का सवाल है, ये बहुत डिफिकल्ट पड़ता है उसको वैल्यू करने के उस दिन, उसका रिकॉर्ड कीपिंग का उस दिन। पर हम ये कहना चाहते हैं कि आप जहाँ तक आपने कुछ खर्चा किए हैं अपने वेजिटेबल्स फार्मिंग में, सेक्शन 22 ऑफ द वेट डिक्री ये कहता है, ये आपका अलाउ करता है कि हम आपको रजिस्टर कर सकते हैं लाइक एज अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन प्रोविजन के नीचे। तो आप अपने रिटर्न लॉन्च कर सकते हैं और आप जितने वेट भरे हैं अपने बिजनेस चलाने में, वो आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, हम एक डेयरी फार्मर है ओके, और जो मिल्क हम सप्लाई करते हैं FDL को, फिजी डेयरी लिमिटेड को, जी हाँ, इट गोज थ्रू फिजी कोऑपरेटिव डेयरी कंपनी लिमिटेड, FCDCL। ओके, ओके, ये रो मिल्क होता है, अनप्रोसेस्ड मिल्क होता है। इस Okay. पर हमको वेट भरना चाहिए? अच्छा जी, इसमें ऐसे होता है, जैसे जो वेट है, जैसे इसका का वेट हम लोग इम्पोज करते हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल। तो जहाँ तक आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं इकोना एंटिटी को, तो आपका जो प्राइस होना चाहिए, इट शुड बी लाइक वेट इंक्लूसिव प्राइस। अब जैसे हम बताए थे कि अगर जो आपका साल भर का सेल होगा 100,000 से ज़्यादा, तो आपको ज़रूर रजिस्टर होना पड़ेगा। पर जैसे और हम ये भी बताए हैं कि आप वॉलंटरी भी रजिस्टर हो सकते हैं। पर जहाँ तक वेट चार्ज करने का सवाल है, येस, अगर जो आप कुछ सेल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपका प्राइस इज़ वेट इंक्लूसिव। ठीक है। ओके, हमारा जैसे बेस प्राइस तो $1 है ना, जी हाँ, तो $1 हमारा बेस प्राइस है, इस पर वेट चार्ज करता है। जी हाँ, और अगर हम वही मिल्क जाकर दुकान में बाय करते हैं, फिर उधर भी वेट लगता है। अच्छा जी, इसमें ऐसे होता है। अच्छा राइट, अगर आप अपने जो मिल्क है वो बेचते हैं टू अनदर पार्टी, तो उला जो मिल्क में आपके यू विल चार्ज वेट, राइट। तो अब इसके साथ साथ आप जब अपन रिटर्न बनाएगा, अपन बिजनेस रिटर्न बनाएगा, तो आपने जितना वेट आपका फ्यूल हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी सब जितना चार्जेस हुए थे, तो जितना वेट आपने भरे थे और प्लस आप जितना वेट चार्ज किया है, जो उसका डिफरेंस होगा, तो वही डिटरमिन करेगा कि आपको सरकार को वेट भरना चाहिए कि या तो सरकार आपको रिफंड देगा। तो जहाँ तक आप वो बेचते हैं टू अनदर पार्टी, तो वो जो सेकंड पार्टी अपन वेट रिटर्न बनाएगा, तो वो जो प्राइस आप बेचे हैं उसमें वेट था, तो वो वेट उसके एक तरह का एक्सपेंस होगा, इट्स लाइक इनपुट वेट फॉर अनदर पार्टी। तो वो अनदर पार्टी जब अपन रिटर्न बनाएगा, तो ही इज गोइंग टू क्लेम एज हिज इनपुट वेट, और वो जितना दुकान में जाके बेची, तो जितना वेट उसमें लगाई, तब वो ही हैज टू पे टू गवर्नमेंट, तो उसका डिफरेंस ही सरकार के पास आएगा या तो रिफंड मिलेगा। अच्छा जी, थैंक यू मिस्टर रहमान। भाई साहब, आप अपने सवाल को बाद में कर सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में और बातें करेंगे।
वेलकम बैक टू आईना। मैं वीना भटनागर आपके साथ हूँ और आज हमारे मेहमान हैं फोकस से जनाब फजलुर रहमान साहब, नेशनल पॉलिसी मैनेजर। और फजलुर साहब, दरअसल कई मरतबा ये सवाल सामने आया है, डेयरी फार्मर्स की शिकायत हमेशा से रही कि क्या होता है कि उनका जो मिल्क है, प्रोडक्ट है, वो जो बायर है वो ख़रीदता है और फिर उसके बाद में उसका दाम बढ़ाकर ये शेल्फ पर जाता है। लेकिन शायद आज आपने बहुत बारीकी से समझाया है, जो बायर है जितना भी दाम बढ़ाकर शेल्फ पर रखता है उस पर उनको वैट भरना पड़ता है। एग्जैक्टली ही हैज टू डिक्लेयर दैट वेट एंड हैज टू पे टू गवर्नमेंट, और उसका साथ साथ वो जितना वेट अपने भी इनका करता है, हाँ जी, ही इज गोइंग टू क्लेम इट बैक एज इनपुट टैक्स। थैंक यू सर। और एक और सवाल, आपका स्वागत है रेडियो फुजिटिव पर आईना में। आपका नाम पता, आपका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, आपका नाम मैं क्या है? लास्ट वीक कॉल करी थी लेकिन मेरे लाइन कट गया था। मैं फिर एक बार एक सवाल उठाना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? प्रेमिला, प्रेमिला, कहाँ से कॉल किया आपने? तो लोबू लोटो से। अच्छा जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मैं जो टाइम मैं काम करती थी वो पैसा बटोर के मैं बैंक करती थी। तो मेरे पति तो गुजर गए हैं, अब मेरे पति को सोशल वेलफेयर मिल रहा था, बट मेरे पैसा तो कट गए, टर्मिनेट हो गए। बट हम मांगता रह जाने की जब हम लोग बैंक में ले जाके रिटायरमेंट टाइम डिपॉजिट मांगता करे पैसा, तो वो लोग हम लोग जाता बताया कि लेके आओ जाके एग्जाम्पशन नंबर। तो हम लोग जब जाता है एग्जाम्पशन नंबर मांगे तो लोग बताए तुम लोग ये पैसा कहाँ से लाया। अच्छा जी, इसमें एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जी, आपके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ तक अभी आप देखे थे, ये जो बैंक में किसी तरह का बैंक अकाउंट होता है या बैंक अकाउंट में पैसा होता है, तो एक ज़रूरी है कि वो बैंक अकाउंट नंबर इज़ अटैच टू अ टिन, एक टैक्स नंबर ज़रूरी है कि उससे अटैच रहे। और हम जानते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन जो दिए हैं, तो ये लगता है कि आप काम नहीं कर रहे थे, आपके पास कुछ पैसा आया है, तो ये साबित होता है कि आप नौकरी नहीं करते थे, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने रिटर्न नहीं लॉन्च किए होंगे। गुड जी हाँ, अच्छा राइट। तो इन टू नेक्स्ट पॉइंट, तो आपके पास अब पैसा आ गया, आपके हाथ में पैसा है, अब आप डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो बेसिकली वो जो बैंक का रिक्वायरमेंट है कि दे वांट अ टीन, तो आप फिरका आए हुए थे, तो फिरका में सो लाइक बिफोर यू गेट अ टीन, तो अपने सिस्टम में चेक करते हैं कि आपका रिटर्न अप टू डेट है कि नहीं। तो हमारे सिस्टम में ये, तो ऑफ कोर्स आपके शो करेगा कि रिटर्न नहीं अप टू डेट है, तो बेसिकली आप एक रिटर्न लॉन्च कर सकते हैं, एंड इट विल बी लाइक अ नील रिटर्न कि आपने काम नहीं किए हैं। और उसके साथ साथ आप एक तरह का लेटर भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेसिकली वो जो सोर्स ऑफ फंड्स है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप काम करते थे, पर आपने इतने पैसे को सेव किए हैं एवरी ईयर, और वो पैसा आपके पास घरे था या आपके किसी जगह रखे थे। तो बेसिकली जैसा मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये जैसे नॉर्मल फिरका का एक्टिविटी होता है कि हम जो बैंक अकाउंट है उससे ये जो टैक्स रिटर्न का इन्फॉर्मेशन है, वी ट्राई टू रिकॉन्साइल। तो हमारा एडवाइस आपके लिए यही है कि यस, आपके अगर जो कुछ इंक्वायरी हुए हैं तो ज़रूर आप एक तरह का ब्रेकडाउन बनाइए कि आपके अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन यू गॉट, आपके पास आपके ख्याल से कि ये सब इंफॉर्मेशन है, ये सब पैसा लिए थे। तो बेसिकली जहाँ तक रिटर्न लॉन्च करने का सवाल है, यू कैन ऑलवेज लॉन्च नो लाइक जीरो रिटर्न, नील रिटर्न, तो सिस्टम में शो करेगा यस आप रिटर्न लॉन्च किए हैं और इसके साथ आपने ये एक्सप्लेन किए। ठीक है, मैं तो काम करती थी, $40 अभी तलब था, तो उसमें भी हम लोग जमा करते थे पैसा। बट अभी हम लोग के लगे कुछ पैसा है तो मैं रिटायरमेंट टाइम डिपॉजिट करना चाहती हूँ। हाँ तो जी हाँ, इसमें सिंपल प्रोसेस, आप कुछ वरी नहीं कर लीजिए, इस ऑल देया कि आप काम करते थे और आपके सेविंग्स है, जस्ट अ सिंपल लेटर टू फेका, एक्सप्लेन कर दीजिए कहाँ से उसके ब्रेकडाउन थे और आपका इजी पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बहन आपके कॉल के लिए। और फजल साहब, बिफोर वी मूव ऑन PAYE पर सवाल है हमारे पास, लेकिन अभी हाल ही में शायद 30 मई 2013 को दरअसल एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मनी एक्सचेंज डीलर्स के मुतल्लिक, और इसमें कहा गया था कि दिस इज़ टू क्लैरिफाई द पब्लिक नोटिस इशूड ऑन 30 May 2013 that the general public is advised that all payments for commercial services of 2,000 Fijian dollars and above will require टैक्स क्लियरेंस। तो इस पर आप थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे? अच्छा जी हाँ, इसके माना यही होता था कि आप जैसे देखे थे कि अगर जो 10,000 से ज़्यादा आप से लास्ट ईयर आप पैसा देश से निकालते थे,
तो उसके ऊपर यही होता था कि आप जाते थे बैंक और आप बैंक सीधा ट्रांसफ़र कर देते थे, जी। नो लाइक विदाउट एनी चेक्स फ्रॉम फिरका। तो इट वाज गुड। तो हमारे साल के एंड होते होते हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन किए थे, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आए थे कि उसमें ये जैसे हमारे जैसे कुछ बिजनेसेस थे, ये जो पैसा देश से निकालते थे, लाइक इवन दो इज बिलो 10,000, ये अपने ट्रांजैक्शन को स्मॉल कर करके अल्टीमेटली साल के एंड तक इज मोर देन $100,000 साल जैसे देश से पैसा जाता था, एंड इट वाज अनइन्वेस्टिगेटेड। फिर उसके ऊपर कुछ तरह का चेक नहीं करता था। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन किए तो इसके बाद एक तरह का रूल आया था कि नहीं, अब हम चाहते हैं सभी जितना पैसा देश से भरे जाता है, इवन इज $1 तो कितना एनी अमाउंट, इट शुड बी चेक्ड बाय फिरका। तो हमने एक तरह का रूल लिखाया था ये साल कि जितना देश से पैसा जाता, आप कोई स्मॉल ट्रांजैक्शन भी करते हैं उसके ऊपर फिरका का चेक होना चाहिए था। पर इसके साथ साथ हमें कुछ सबमिशंस भी मिले हैं स्टेक होल्डर से, हमें रिजर्व बैंक से भी कुछ सबमिशन मिले हैं कि अगर जो हम $1 पे भी इम्पोज चेक करेंगे तो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल ना। जैसे अगर जो आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको मनी भेजना पड़ता है ओवरसीज, तो इट कैन बी वेरी अनइकोनॉमिकल ना, इट कैन बी वेरी कॉस्ट इनइफेक्टिव। तो जहाँ तक 2000 का सवाल है, तो हमने कंसल्ट करके बाद ये एक तरह का फिगर लगाए हैं कि अगर जो आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप देश से पैसा भेजते हैं, एज लॉन्ग एज इज बिलो 2000, तो आप जब बैंक जाते हैं तो आप सीधा बैंक ट्रांसफर हो जाएगा पैसा फ्रॉम फिजी टू ओवरसीज, तो आपको फिरका नहीं आना पड़ेगा। और जहाँ तक $2,000 से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें ज़रूरी होगा कि आप फिरका आकर एक तरह का टैक्स क्लियरेंस लेटर लेवे। तो जब वो आएंगे फिरका, तो हम ये चेक करेंगे कि उसका रिटर्न अप टू डेट है कि नहीं, क्या उसका ऑडिट में कुछ इशू है कि नहीं, क्योंकि जब देश से पैसा चल देता है बिना, तो इट्स बिकम वेरी हार्ड टू रिकवर। तो वो बिजनेस कहेगा हम तो पैसा देश से चला गया, अब हम कैसे रिकवर। जब देश में पैसा रहता है तो फिरका के पास उतना अथॉरिटी पावर होता है कि हम जाकर पैसा ले सकते हैं। वी कैन पुट गार्निश ऑर्डर बैंक पर, या तो हम किसी तरह का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें कुछ इशू थे जब हमने उसके पूरा गिरा कर ज़ीरो कर दिए थे, पर सबमिशन मिलने के बाद हम 2000 किए हैं। अच्छा, वैसे टाइप्स ऑफ पेमेंट कौन कौन से टाइप्स ऑफ पेमेंट, यानी कि कौन कौन से कमर्शियल सर्विसेज इंक्लूडेड हैं? जी हाँ, जैसे हम देखते हैं ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जितने बैंक्स है, जितने ट्रांजैक्शन करते हैं, और देखते हैं जितना टूरिज्म सेक्टर है, ये जो की इंडस्ट्रीज है फिजी का, हम ये चाहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक सेक्टर इज नॉट अफेक्टेड इन एनी वे ना। तो हमने एक सेकला भी निकाले थे जिसके द्वारा हम ये एक्सप्लेन किए हैं कि जहाँ तक सेक्टर्स का सवाल है, कमर्शियल सर्विसेज होता है, तो सो बेसिकली वी लुकिंग एट टूरिज्म, फाइनेंशियल सेक्टर पर्टिकुलर। तो हमारा ये एडवाइस होगा सभी जो बिजनेस कम्युनिटी है कि अगर जो ये आप देश से पैसा निकालते हैं इज़ गुड। जहाँ तक फिरका का रोल है, वो खाली वेरीफाई करेगा कि वो पैसा के ऊपर टैक्स लग गया है कि नहीं। तो इसमें कुछ लीज पेमेंट्स या लोन रिपेमेंट्स, विड्रॉवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसमें कुछ शामिल है इसमें? फजूल साहब, ये कुछ थोड़ा सा और रोशनी डालें इस पर। अच्छा जी हाँ। अच्छा, जब हम देखते हैं कि जब हम देश से पैसा निकलता है तो वो पैसा किस तरह का पैसा निकलता है। जैसे शायद आप देखे होंगे कि आप किसी तरह का स्पेशलाइज सर्विस लेते हैं ओवरसीज से। जैसे आपके पास एक बिजनेस है, आप एक तरह का टेक्नीशियन को हायर करना चाहते हो जो फिजी में नहीं है, तो उसके ऊपर हम लगाएंगे, जैसे कहते हैं कि रॉयल्टीज़ कमीशन के ऊपर। जहाँ तक फिल्म हाया है, जितना ऑफिस एक्सपेंसेस होगा आपको, तो बेसिकली जहाँ तक देश से पैसा निकलता है, जितना चीज़, जैसे बेसिकली जो चीज़ देश में अवेलेबल भी नहीं, सर्विस मिलता नहीं आपको लगाना पड़ेगा। पर एग्जाम्पल सुन देते हैं, लीज पेमेंट्स होगा, लोन रिपेमेंट्स होगा, विड्रॉवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। आप शायद कुछ जहाँ तक आप जो ओवरसीज में कुछ शेयर्स थे, आप उसके से कुछ पैसा भरना चाहते हैं यहाँ से, तो बेसिकली जनरली फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मुताबिक से। एक और हम ब्रेक लेते हैं, इसके बाद में कभी कभी बच्चों के स्कूल फीस इत्यादि भी भरा जाता है, इस पर हम चाहेंगे आप थोड़ा और इस पर रोशनी डालें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आईना। फजलुर रहमान साहब फुरका से हमारे मेहमान हैं। और फजलुर साहब, अभी एक सवाल मैंने आपसे किया था कि कई मरतबा
बच्चे जब विदेश में पढ़ते हैं तो यहाँ से भी पैसे इत्यादि भरने पड़ते हैं, उनके फीस इत्यादि। इस पर हम चर्चा करेंगे। कॉलर को पहले मौका दे दें। अच्छा। लाइन पर है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, हेलो जी, आपका मैं नाम? अली, मिस्टर अली है। जी यस मिस्टर अली, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ दमबाती से हम कल मात्र जाने कि हम रिटायर हो गया 2012 में, और हमारा रिटेन जो आइस फॉर्म अभी हमारे P25 ना, ऐसे उसके में भेजे पड़ी कि? अच्छा जी हाँ, जहाँ तक आपका रिटायरमेंट का सवाल है, अगर जो आप जी। जी हाँ, ये जो सन 2000 ये जो 12 का जो इनकम है, ये हम सन 2013 में उसका ये जो रिटर्न रिसीव करते हैं, तो बेसिकली 2013 में हम लास्ट बैच ऑफ रिटर्न रिसीव किए हैं। तो ज़रूर यस, आपके पास स्लिप आया है, P41 स्लिप, आपके इसमें कुछ फिगर्स होगा, आपका इनकम क्या था, टैक्स किया है, तो आप टैक्स रिटर्न बनाकर एक लॉन्च कर दीजिए, ताकि वही नॉर्मल जो ओल्ड प्रोसेस था कि रिटर्न आएगा फिर का, तो हम आपको रिटर्न को असेस करेंगे और देखेंगे कि वो जो एम्प्लॉयर टैक्स काटा है वो फिर का आया है कि नहीं, तो हम उसके द्वारा आपके ऊपर एक असेसमेंट देंगे। अगर जो वो टैक्स नहीं आया है, अगर आया है तो बेसिकली इट कुड बी लाइक अ रिफंड केस एज वेल। हाँ भाई साहब, जैसे हमारा तो कोई रिटर्न नहीं है, हम तो अंडर 15 हुआ रहा ना, जी हाँ, 1000 के हुए है, जी हाँ, हमारा कुछ रिटर्न नहीं है, 000 है सब, जी हाँ। तो कुछ हम पूछे तरह खाली ना। जी। अच्छा जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और आपका भी स्वागत है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी। हेलो हाँ जी, हेलो जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी, मेरा नाम है बली जी, मैं नकाशी से बोल रहा हूँ। जी, बोलिए। मैं जाने मांगता हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर 2014 में मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं अपन SNPF विड्रॉ करूंगा, इस बिग लम मनी, जी। बट उसमें टैक्स लगेगा? जी नहीं लगेगा, इससे रिटायरमेंट लगेगा ना? मनी जी टैक्स लगेगा। और थैंक यू, और बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड थिंग, मेरा पास एक प्रॉपर्टी है, तो मैं उसके प्रॉपर्टी मांगता बेचे, इस अबाउट 350,000, तो उसमें मैं टैक्स पे करना पड़ेगा? अच्छा, अगर जो वो प्रॉपर्टी आपका प्रिंसिपल हाउस था, वो प्रॉपर्टी में रहते थे, अगर जो आप वही ला बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, बट उससे पहले अबाउट 10 years पहले जी हाँ। मैं मेरा एक प्रॉपर्टी मैं बेचा, तब ये मैं एक छोटा प्रॉपर्टी रहा, तब ओला बेच के तब मैं ये वाला खरीदा। अच्छा राइट। अच्छा, अभी अब 10 years हो गए। अभी फिलहाल प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं, इस योर हाउस ना? जी, अब में रहता है। जी हाँ, एज लॉन्ग एज योर हाउस, आप साबित कर सकते हैं कि इस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेसिडेंस आप वहीं रहते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बट उसमें 3 फ्लैट रेंट पे है। अच्छा। और एक में मैं रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें ऐसे होगा, ये जो आप जो प्रॉफिट बनाएंगे, तो हम इसके एक तरह का कुछ प्रोराटा करेंगे। आप देखेंगे कि आपका प्रॉपर्टी का साइज क्या है, तो वो आप जितना प्रॉफिट बनाएंगे वो सब प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा इस केस में, क्योंकि आप एक तरह का इनकम भी कमाते थे, तो वो प्रॉफिट जो कैपिटल गेन होगा उसको हम अपोर्शन करेंगे कि टू इंश्योर कि आप जिसमें रहते थे आपको मिल जाएगा, आप जो रेंट था वो सरकार को मिल जाएगा टैक्स के द्वारा। हाँ, बट एवरी ईयर मेरा टैक्स मैं बनाता रहता। गुड, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। लास्ट ईयर आई पेड सम मनी, अच्छा। उसे एकदम प्रॉपर मैं अपन टैक्स बनाते रहता बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी इस्तकबाल है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो मैम। हाँ जी, हाय, आपका नाम क्या है? अब मैम भेजना पड़ना है। जी हाँ, फुरका से संबंधित कोई सवाल है आपके पास? जी हम वो हफ्ता कॉल करा मैम जी। हमें ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन के बाद हमें दिखावे नहीं है, हमारे पास फायदा भी नहीं है, हम नंदा में रहता है, हमारा नाम प्रतिका है, हम लास्ट की कॉल कर रहे हैं। अच्छा, लगता है ये सोशल वेलफेयर सोशल डिपार्टमेंट वेलफेयर का केस है, तो आप जी, बाद हम में कॉल करना, ठीक है बहन? अच्छा ठीक, आप मुझे बाद में रिंग करना, मैं आपको बताऊंगी क्या करना, ठीक है? आईना के बाद में आप हमें कॉल करना, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और एक और कॉलर लाइन पर है। हेलो जी। मैं लोगों से ये इल्तिजा करती हूँ कि जब भी आप हमें कॉल करें अपने रेडियो वॉल्यूम ज़रा धीमा कर दें, ताकि फीडबैक ना आए और जल्दी जल्दी आपके सवाल का जवाब भी आपको मिले। आपका स्वागत है। नमस्ते। चले गए लाइन पर से, कोई बात नहीं। तो फजल साहब, वो सवाल मैंने जो आपसे किया था, स्कूल। हाँ, एग्जैक्टली, जरूर। जैसे हम देखते हैं, अगर जो फिजी में कोई तरह का कोई व्यक्ति इनकम कमाता है, तो ज़रूर वो इनकम फिरका में रिटर्न लॉज बनाकर उसके ऊपर टैक्स जितना भरने चाहिए उसको भरना चाहिए था। तो सपोज एक व्यक्ति है, वो उसका चिल्ड्रन ओवरसीज में है और यहाँ से पैसा भेजकर वो उसका एजुकेशन फाइनेंस करता है, वहाँ स्कूल फीस भरता है, तो ज़रूर वो जो पैसा भेजता है इट्स लाइक आफ्टर टैक्स मनी, वो ज़रूर अपनी इनकम कमा लेता है साल में, वो रिटर्न बनाकर लॉन्च कर देता है। अगर जो भले भी उसका रिटर्न बाद में आएगा,
तो असेसमेंट बाद में निकलेगा। पर जहाँ तक वो जो पैसा भेजेगा देश से बाहर है, तो इस जनरली इस आफ्टर टैक्स मनी, तो हमारा टैक्स क्लियरेंस प्रोसेस में हम उसको रिटर्न देकर ये साबित करेंगे। पर अगर जो वो पैसा भेजता है और फिर हम देखते हैं कि वो किसी साल का रिटर्न नहीं लॉन्च किए हैं इत्यादि इत्यादि, तो उस जगह पर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे अच्छी तरह से। पर जनरली जो अब किसी व्यक्ति का लड़का ओवरसीज में पढ़ रहा है तो ज़रूर यही होगा कि वो जो पैसा भेज रहा है इस आफ्टर टैक्स मनी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आपके रेडियो का वॉल्यूम भी बहुत जोर है, धीमा कर दें। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम पता? अच्छा, मेरा नाम पुष्पा है जी। और मैं पूछती हूँ कि जो बैंक में अकाउंट है उसके ऊपर जो सेविंग्स अकाउंट में तो थोड़ा कुछ क्या वो इंटरेस्ट मिल जाता है, और उसके लिए जो बैंक तो इंटरेस्ट तो ले लेता है, और हम लोग ने जो रिटर्न नहीं बनाया हो तो क्या होता है? अच्छा जी, आप जैसे देखे थे कि एक बड़का रिफॉर्म आया है अफ्रीका में, टैक्स रिफॉर्म। सब ज़्यादा मात्रा में हम टैक्स गिराए दिए हैं फ्रॉम 28% to 20%, तो काफ़ी सेविंग्स हुए सभी जनता को। तो जहाँ तक ये रिफॉर्म्स और ये जो PAYE फाइनल टैक्स का कनेक्शन है, जब PAYE फाइनल टैक्स लागू हो गया इस साल से, तो ओको रिटर्न बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो टैक्स कट गया है द पॉइंट ऑफ बैंक, दैट्स लाइक फाइनल टैक्स। तो बेसिकली आप जब इंटरेस्ट कमाते हैं उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट जो आप भरते थे टैक्स, तो फिर उसके बाद साल में जब इनकम रिटर्न बनाते थे विद फिर का, तो आप उसमें शो करते थे आपका इंटरेस्ट इनकम क्या था। जो रिटर्न नहीं बनाया हो तो फिर क्या होता है? जी हाँ, तो उसमें इट बिकम्स लाइक अ फाइनल टैक्स। तो बेसिकली इट्स लाइक अ फाइनल टैक्स, और इट्स कनेक्टेड विद ओवरऑल रिफॉर्म ऑफ कटिंग डाउन टैक्सेस इन अ बिग वे। जैसे हम गिराए थे 28 से 20%, सभी का सेविंग्स हुए हैं, तो वो पूरा होल इनकम में इज ऑल्सो योर इंटरेस्ट इनकम। तो हम ये टैक्स रेट गिराने का साथ साथ ये रिफॉर्म भी लेके आए हैं, PAYE फाइनल टैक्स। अगर जो हम सभी से रिक्वायर करें कि अपन रिटर्न लॉन्च करो सो दैट यू गेट अ रिफंड, तो इट गोज बैक टू द सेम ओल्ड सिस्टम। ना तो क्या हुआ कि मैं पहले जानती नहीं थी कि मुझे रिटर्न करना चाहिए। अच्छा। मेरा हस्बैंड था, वो करता था, वो तो पास हो गया। तो कुछ साल का रिटर्न बना नहीं है क्योंकि मैं बेनिफिशियरी थी, मुझे उसका सब पैसा मिला। जी हाँ, वही बैंक में है, पर मैं जानती नहीं थी कि रिटर्न बनाना चाहिए। अब जब मुझे पता चला तो बनाया तो है, पर फिर क्या होता है कि पेनल्टी लगता है, पेनल्टी लगा है कुछ, तो वो लगता है क्योंकि बैंक ने तो सब इनकम, अरे वो जो इंटरेस्ट मिला था उसका टैक्स तो काट लिया है, तो भरने का तो कुछ था ही नहीं, फिर भी पेनल्टी लगता है। अच्छा जी, इसमें ऐसे होगा, जहाँ तक ये जो पेनल्टीज का सवाल है, ये जो हम देखते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्री जिसके द्वारा हम ये पेनल्टी लागू करते हैं, ये हमारे CEO का एक तरह का डिस्क्रेशन देता है। फिर का एज अ डिस्क्रेशन ऑन पेनल्टीज। अब जो जहाँ तक रियल टैक्स है, ये पेशेंट इज टू पे, देयर इज नो टू वे अबाउट इट ना। जहाँ तक पेनल्टीज का सवाल है, उस पर फिरका का पास एक डिस्क्रेशन है। तो बेसिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेटर में लिखकर बता सकते हैं कि आपके पास जेन्युइन रीजंस है कि आपका पेनल्टी चाहिए, फिरका के चाहिए, वाइव कर दो, तो जरूर वो पेनल्टी वाइव हो सकता है। आप अपने रीजंस दे सकते हैं। अच्छा कि क्यों आपने नहीं दिया। हाँ, ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये खत लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक का समय हो गया है, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आपके कुछ और सवाल हैं, उन पर रोशनी डालेंगे। वेलकम बैक टू आईना। और आईना में फोरका के जनाब फजलुर रहमान साहब हमारे मेहमान हैं। और फजलुर साहब, दरअसल PAYE इस फाइनल टैक्स पर हम बातें कर रहे थे। एम्प्लॉयज़ के साथ आप लोगों की मीटिंग्स इत्यादि होती है? जी हाँ, एग्जैक्टली जैसे हम बताए थे, ये जो रिफॉर्म है ये बहुत खास रिफॉर्म है। जैसे सब देश में ऐसा रिफॉर्म नहीं आता है, बिकॉज व्हेन यू डील विद टैक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू पुश रिफॉर्म्स फॉरवर्ड। तो हमारा देश में हमारा सरकार काफ़ी सपोर्ट करता है जहाँ तक टैक्स रिफॉर्म का सवाल है। तो PAYE इज अ फाइनल टैक्स, बेसिकली हम कहते हैं ये जितने भी एम्प्लॉयर्स है, जितने भी वर्कर्स है देश में, ये उसका ऊपर टैक्स लागू होता था। तो इसका इम्प्लीमेंट करने को ये ज़रूरी होगा कि हम जो एम्प्लॉयर से अच्छी तरह से बात करें, उसका सिस्टम चेक करें,
पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल तक हमारे काफ़ी अच्छी मीटिंग्स हुए हैं, काफ़ी डिस्कशन हुए, काफ़ी सजेशंस मिले हैं। जैसे हम देखते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो जो टैक्स काटते हैं उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो यस, वी हैड गुड मीटिंग्स विद द एम्प्लॉयर्स। मतलब कि द करेक्ट टैक्स डिडक्शन एट द एम्प्लॉयर्स ना, वहाँ Exactly. एम्प्लॉयर आपके जो है, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, आपका जो बॉसेस होते हैं, जी। आपकी कंपनी जो होती है वहाँ पर, इसीलिए मतलब वो आपका टैक्स जो है वो काट वाट कर आपका जो पैसा है वो आपको देंगे, ताकि मतलब जैसे हम लोग पहले इनकम रिटर्न बनाते थे वो पैसा हमें वापस मिलता था, जी हाँ। कभी 1000 कभी 800 कभी कुछ। तो अब ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये राइट अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट करके और आपका जो तनख्वाह वो दे देते हैं। लेकिन फिर भी इनकम रिटर्न लॉन्च करना फॉर रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है। जी हाँ, इसमें ऐसे होगा हाँ। कि जहाँ तक एम्प्लॉयज़ का सवाल, जहाँ एम्प्लॉयज़ का सवाल, जितने वर्कर्स का सवाल है, हाँ। बिकॉज उनका टैक्स इन्फॉर्मेशन फिरका सिस्टम में आ गया है। ठीक। उनका इनकम क्या था, टैक्स किया था, एवरीथिंग इज देयर इन फिरकास आईटी सिस्टम। हाँ, हमारा सिस्टम में आ गया, आपका टिन नंबर भी आ गया है। तो जहाँ तक अगर जो वो व्यक्ति कोई और बिजनेस चला रहा है, साइड में सिर्फ टैक्स ये होगा, रेंटल होगा, तो ये ज़रूरी होगा कि वो एक रिटर्न बनाकर लॉन्च करे, ताकि हम उसके पूरा टोटल इनकम फिरका में ले सके। तो जहाँ तक रिटर्न लॉन्च करने का सवाल है, हम ये रिकमेंड किए थे कि अगर जो आप अपार्ट बिलो द थ्रेशोल्ड अगर हो, जी हाँ, बिलो द थ्रेशोल्ड है, और अगर जो आपके पास कोई तरह बिजनेस भी चल रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि फिरका से आप सिस्टम में रहे, पूरा डिक्लेयर करें। हाँ, जहाँ हम जानते हैं, जहाँ तक आपका एम्प्लॉयमेंट इनकम है, इट्स फुली अप टू डेट इन आवर सिस्टम, बिकॉज आपका टिन नंबर, आपका नाम, आपका इनकम टैक्स सब सिस्टम में आ जाएगा। पर जहाँ तक आपका जो आधा इनकम होगा, शायद आपकी कोई टैक्सी बिजनेस या तो कोई तरह का बिजनेस होगा, तो साइड इनकम, जी साइड इनकम, तो वो फिरका उसके बारे में भी जानना चाहती है। हाँ, तो वो आपको जरूरी है। तो हाँ, तो एग्जैक्टली, सो इट्स रिकमेंडेड टू लॉन्च रिटर्न। जी, थैंक यू। लेकिन जो बिलो थ्रेशोल्ड है ये कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन आपने पिछले हफ्ता कहा था कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ये वाइज है। एग्जैक्टली, फॉर रिकॉर्ड कीपिंग पर्पसेस इट्स वाइज टू लॉन्च रिटर्न। थैंक यू। और आपका भी स्वागत है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, आपका नाम पता? हाँ जी, सवाल। मैं जसवंती बोल रही हूँ सुबह से। जी जी, मैं मांगती थी जाने कि मैं एक फ्री होल्ड मेरे पति का जमीन था, मुझे दिया था, मैं बेची, तो उसमें हम 140,000 में बेचा, तो उसमें टैक्स लगे? अच्छा, जी हाँ, जी ज़रूर, उसके ऊपर टैक्स लगी। अब इसमें ऐसे हुआ था कि आप वो प्रॉपर्टी इनहेरिट किए हैं, तो आपके पति का था, फैमिली का था, तो आपको मिले हैं, तो जब आप बेचेंगे तब लगेगा कैपिटल। बेच दिया है। वो बेच दिया है जी। तब बेच दिया है, तब ज़रूर उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। जी, कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर जो आप बेचे थे, ये कैपिटल गेन्स टैक्स डिक्री वाज इफेक्टिव फ्रॉम मई 2012। तो अगर जो उसके बाद अब जमीन बेचा है, तो जी हाँ, तो ज़रूर जो आपका ये जो टाइटल ट्रांसफ़र होता फ्रॉम सेलर टू बायर, तो वो एक लीगल प्रोसेस से जाता, तो वो फिरका तक ज़रूर आता एप्लीकेशन। तो उसको शायद आपके शायद मालूम भी नहीं होगा, तो ज़रूर उसके ऊपर टैक्स लग गया जितना गेन था। तो कितना लगे चाहिए? जी, टैक्स एट द रेट ऑफ 10% कैपिटल गेन्स टैक्स, जितना प्रॉफिट बना बाया और सेलर। 1000 में आप हमें पता है? 140,000 में इन्होंने बेचा। अच्छा, जानना चाहती हैं कि कितना? जी हाँ, अगर जो 140,000 में बेचा है, और अगर जो आपके जो जमीन का कॉस्ट था, सपोज वो था 100,000, तो वो जो 40,000 गेन है उसके ऊपर 10% वो टैक्स लगेगा, तो $4,000 टैक्स शुड बी पेड टू गवर्नमेंट। बट अभी वो पैसा हम उठाया नहीं है, अभी हम बैंक में नहीं गए हैं। बट लोया के पास है, तो लोया बताइए उसमें 10,000 लगी बोले टैक्स। अच्छा, तो जी हाँ, वो रियल है कि नहीं रियल है? गुड, जैसे हम बताए थे, अज्यूमिंग द कॉस्ट, उसके एक्चुअल कॉस्ट क्या था, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन तो हमें पता नहीं है अभी, पर आप जितना बेचे थे, आप बताए थे 140,000। तो फिर उसके साथ साथ जो उसका जो कॉस्ट था, जमीन कितना खरीदा था आप? हम नहीं खरीदा रहा, हमारे ससुर जिस रहा, हमारे हस्बैंड के, हमारे हस्बैंड हमें जिस, तब हमारे हस्बैंड तो फास्ट हो गए। अच्छा, जी हाँ। अच्छा, यहाँ एक पेचीदा है, फजूल साहब, मे बी इट्स मुश्किल टू डिटरमिन कि ये जमीन का जो एक्चुअल कॉस्ट वो था क्या। जी हाँ। अब अगर वो नहीं मालूम है, तो इन दैट केस एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज हम जानते हैं रिकॉर्ड कितना हिस्टोरिकल बैक वी कैन हैव दैट। तो इस तरह का एस्टिमेट होता है, और उसके ऊपर लाइक पीपल स्टिल अपील ऑन दैट। जैसे कोई भी व्यक्ति फिजी में कैपिटल गेन्स रिटर्न लॉन्च करता है, टैक्स भरना चाहिए था, भरे हैं, और वो डिस्प्यूट करता है, उसमें एक अपील्स मैकेनिज्म है। ही कैन लॉन्च एप्लीकेशन विद आईजीएस ऑफिस। उसमें हम लोग लॉ बताता है कि यू कैन अपील, यू कैन डू इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन चेक।
तो अच्छा, एक काम ये लोग कर सकते थे शायद, बिफोर सेलिंग आप अपनी जो जमीन है उसकी जो वैल्यूएशन है वो अगर करा लेते, जी हाँ, तो वो वैल्यूएशन के हिसाब से उसके बाद में अगर बेचते, जी हाँ, और वहां पर दाम में जो रद्द बदल होता, मतलब ना घटी बढ़ी। not like it's like one way of doing it. हाँ। और जी हाँ जरूर, जैसे it boils down to जब जमीन आप शायद 15 years ago खरीदा था तो 15 साल पहले वो जमीन के क्या वैल्यू था, नो टू एस्टिमेट दोस काइंड ऑफ थिंग। आपने सही कहा, एक मैकेनिज्म हो सकता है। हाँ। पर yes true, some situations is very difficult for us to go down and get invoices and receipts, तो उस जगह पर हम estimates को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, इस बहन ने कहा है कि $10,000 इसको टैक्स भरने का इनके लॉयर ने बताया है, तो हो सकता था वो पुराना जमीन था और कम दाम में मिला होगा, या फिर मतलब कि हु डिटरमाइंस के कितना, इनको पता ही नहीं है। मैं हाउ कैन यू जस्ट अजम्पशंस पर काम करेंगे, जी हाँ जरूर, एंड देन यू पे सो मच ऑफ टैक्स। जी अल्टीमेटली इट गोज डाउन टू डॉक्यूमेंट्स। अगर जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो जगह पर कुछ एस्टिमेट करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूएशन रिपोर्ट में निकालना पड़ेगा ना। हम चेक करते हैं 15 साल पहले इस एरिया में जमीन का वैल्यू कितना होता व्हाट कुड बी द वैल्यू। हु डज दिस चेकिंग? तो हम जो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन से चेक करते हैं, और फिर क्या गेट्स इट डन? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये जो एम्प्लॉयर जो अब जो कैपिटल गेन्स रिटर्न्स आता है उसके साथ साथ ये सब कर सके, बताओ कैसे हम जान पाएंगे? क्या कर सकते हैं? जी हाँ, जी आपके केस पे जी हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पास ये जो लॉयर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, आप ये डॉक्यूमेंट जाकर फेस चेक करें, शायद उसमें ये कुछ डॉक्यूमेंट था जिसके द्वारा ये असेसमेंट हुआ है कि आपका टैक्स का वैल्यू है 10,000। तो आप वो डॉक्यूमेंट देखकर आप डिस्प्यूट भी कर सकते हैं कि अगर आप जो कॉस्ट से हैप्पी नहीं है, यू थिंक इट्स ओवर एस्टिमेटेड और अंडर एस्टिमेटेड। जमीन पोत पे नहीं रहा, जी हाँ, जमीन 99 से खाली पड़ा रहा। अच्छा जी, अच्छा वो जमीन जी आप जब लिए थे तो आपके ये जो फैमिली, जैसे इट वाज नो लगा जैसे इसमें कुछ खरीदार हुआ था, जैसे कुछ पैसा एक्सचेंज हुए थे कुछ, तो काफी दिन के बाद है। पर जी इसमें हम लोग चेक करते थे विद बैंक मेरे रिकॉर्ड्स। ख्याल से आप whom can she meet? ओके जी, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। कस्टमर सर्विस सेंटर आपका सुबह में है। जी हाँ जी, कस्टमर सर्विस सेंटर में आइए। हमारा पे है? जी हमारा वहाँ पे एक स्पेशल कैपिटल गेन्स टैक्स यूनिट है, वो सब डिटेल्स चेक करते हैं। सलाह मशवरा आपको दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? अच्छा, कुछ लाना पड़ेगा? जी नहीं, इट्स ऑल फ्री ऑफ चार्ज। आप आइए, आप खाली बात कर डॉक्यूमेंट्स वगैरह? जी अगर जो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट लाके पड़े। जी अगर जो आपके पास वो जो कैपिटल गेन्स टैक्स रिटर्न है जो आप कहे थे इसके 10,000 असेसमेंट हुए हैं, आप वो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ओके, दे विल हेल्प यू। थैंक यू बहन। मैंने प्रीटी गुड क्वेश्चन। और कई अन्य लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये पुश्तैनी जो जमीन इत्यादि होंगे, और फिर अब पता नहीं कितना वैल्यू पहले था, इस पर टैक्स अभी कितना लगेगा। वेल, एक और ब्रेक का समय हो गया है आईना में। इसके बाद में एक बार फिर से आपके साथ हो जाएंगे आईना के अंतिम पड़ाव, लास्ट सेगमेंट ऑफ आईना, जस्ट आफ्टर द ब्रेक। आईना में एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं, और ये लास्ट सेगमेंट ऑफ आईना है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता है, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो ज़रा जल्दी से अपने जो सवाल है वो कर दें। और दरअसल रहमान साहब एक कॉलर को मौका देते हैं, इसके बाद में हम लोग थोड़ा अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ के बारे में भी बातें करना चाहेंगे। हेलो, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, हम जाने मांगता है कि फीजी के जो इनकम टैक्स ये कितना परसेंटेज है? जी, फीजी इनकम टैक्स रेट इज एट 20%। बिफोर कितना रहा? 28% रहा? पहले 28% था, उससे पहले जी 31% रहा जी। रेट वाज गोइंग हाई एज अप टू 45% अगर जो आप ईयर 2000 के बाद देखते पहले। अच्छा, जो हम देखते हैं तो आधा कंट्री के मिलान करते हैं तो वहाँ पर 10 to 15 to 12% जाता है, और फीजी एक छोटा सा कंट्री है, यहाँ पर क्यों सरकार इतना ज्यादा इनकम टैक्स लगाते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, ये कौन कंट्री में आप देखे थे? ये इट गोज डाउन टू 10%। इट गोज टू अमेरिका एंड न्यूजीलैंड। ना जी, अमेरिका में रेट इज एज हाई एज 47%, ऑस्ट्रेलिया में 47%, न्यूजीलैंड में रेट इज 30। In 2011 I was in America, it was just for only 10%. अच्छा जी, ओके, सो लाइक दे गो द ब्रैकेट, टैक्स ब्रैकेट ना, टैक्स ब्रैकेट में आप अच्छा आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं?
ना इनकम टैक्स जोन है जोन हम लोग के फिजी के। अच्छा, अगर जब कंपेयर करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, हम ये साबित से कह सकते हैं विद एविडेंस कि हमारा ये जो टैक्स रेट है इज द लोवेस्ट इन द रीजन। ये जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, IMF का रिपोर्ट है, इट्स ऑल शोइंग, और उसके द्वारा से ये जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारा टैक्स रेट बहुत कम हुए थे टू 20%, और हमारा ये जो रैंकिंग था ये इम्प्रूव हुए हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है, हमारा टैक्स रेट आई विल आर्ग्यू वी आर द लोवेस्ट इन द रीजन, ऑस्ट्रेलिया से बहुत कम है, और जो हमारा टैक्स थ्रेशोल्ड भी है इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, लाइक 16,000, नॉट लाइक फिजियन डॉलर्स। आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं इज जस्ट होवरिंग अराउंड 7 or 8,000, 9,000। तो हमारा आर्ग्यूमेंट यही है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, वी कैन बैक विद एविडेंस एज वेल, कि फिजियन टैक्स रेट्स आर द लोवेस्ट इन द रीजन। हमारा जैसे सिंगापुर, हांगकांग है, वो हमसे कम है। थैंक यू सो मच। आपके सवाल के लिए जवाब भी आपको दे दिया गया है। वैसे फजूल साहब, Furka has also said that it will deal with people who have unexplained wealth. तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, ज़रूर। जहाँ तक अनएक्सप्लेन वेल्थ का सवाल है, ये एक एग्जाम्पल होता है कि एक व्यक्ति काम करता है, उसका तलब है या तो बिजनेस चलाता है, इनकम है से अप टू $50,000, पर उसका वो जो प्रॉपर्टीज़ है से अबाउट 3-4 प्रॉपर्टीज़ है इन प्राइम एरियाज, वो से एवरी मंथ ट्रेवल करता है ओवरसीज, उसके पास से अबाउट 3 or 4 न्यू कार्स है। तो ये तो एग्जाम्पल है टू शो कि एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब वो 50,000 इनकम है, तो उसके पास 3 घर कहाँ से आया, 3 मोटर कहाँ से आया, ओवरसीज ट्रेवल, इट्स पॉसिबल हो सकता है, पर वो हम उसको एज फार एज ये जो अनएक्सप्लेन वेल्थ है इट फॉल्स इन दैट कैटेगरी। तो अनएक्सप्लेन वेल्थ के बारे में बताएं, अभी हमारे ये जो कानून में कुछ रद्दबदल हुई है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अमेंडमेंट डिक्री। जी, पहले ऐसे था कि अगर जो कोई जगह जैसे कोई व्यक्ति शायद कोई पैसा मार देता था या कोई फ्रॉड करता था, तो वो ज़रूर ही गोज टू जेल, ही और शी गोज टू जेल, पर जब वो जेल से आता था तो ही कैन स्टिल एंजॉय दैट मनी ना। तो अब ऐसा हुआ है कि अब नहीं, वो वेल्थ कैन बी कॉन्फिस्केटेड। अगर जो प्रॉपर्टी पैसा लगा दिया प्रॉपर्टी में या तो किसी तरह का और वेल्थ इन्वेस्टमेंट किए हैं, इट कैन बी कॉन्फिस्केटेड। तो बेसिकली ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अमेंडमेंट डिक्री ये कहता है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम कोर्ट सकता है आपसे कोर्ट इंक्वायर कर सकता है कि आप एक्सप्लेन करो कि ये आपका वेल्थ कहाँ से आया है। इट जस्ट अ इन्वेस्टिगेशन। तो जब जो पर्सन एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि उसके इनकम इतना था और वेल्थ इतना है, तो ज़रूर वो जो अनडिक्लेयर जो जितना उसको कहते हैं अनएक्सप्लेन वेल्थ, जितना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसका इनकम सो एंड सो था, पर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सो एंड सो। तो बेसिकली अनएक्सप्लेन वेल्थ, जहाँ तक टैक्स का सवाल है, इसमें हम टैक्स रिटर्न से चेक कर सकते हैं कि वो व्यक्ति 50,000 कमाता था, हमारा सिस्टम दिखाता है, पर उसका वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, घर है, मोटर है, वो 50 से ज़्यादा है। तो इसके माने कि उसके पास इनकम कहीं और से आता था। तो लाइक वेदर स्टिल इलीगल है तो लीगल मनी रहा, विल स्टिल टैक्स इट। हाउ विल यू फाइंड आउट अबाउट दिस? आई मीन, कहाँ से आप लोग? जी हाँ, एग्जैक्टली, ये एक तरह का ऑडिट होगा। जैसे हम बैंक से काम करेंगे। अब ये जो प्रेस रिलीज निकले थे, इट वाज लाइक अ जॉइंट प्रेस रिलीज बिटवीन फेका, फिजी इंटेलिजेंस यूनिट, फिजी पुलिस फोर्स, DPP, ये हम साथ मिलकर एक प्रेस रिलीज निकाले हैं कि विल शेयर इन्फॉर्मेशन। ज़रूर हमारा ये जो प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करता है, वी गो टू टाइटल्स ऑफिस, व्हीकल LTA जाते हैं, बैंक्स में भी, FIU में भी, फिजी इंटेलिजेंस यूनिट, ये तो एवरी केस मूवमेंट के उसके पास इंफॉर्मेशन है। तो ज़रूर हम लोग सब चीज़ ट्राई करते पीस करें कि कितना आपका इनकम था और आपका कितना वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज है। एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, पहले जो था कि सपोज फ्रॉड में जेल चला जाता था इंसान, और ये थे लूट के पैसे थे वो उनके पास रहता था, एंड देन ही आफ्टर जेल टर्म्स वो कम इन दे केम एंड एंजॉयड द मनी एंड व्हाटएवर है। तो अभी ये बहुत अच्छी बात हो गई है कि अब आप ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो कि थोड़ा 3-4 साल जेल काट कर आएंगे लेकिन पैसा तो साथ रहेगा, मतलब ये अब आप ऐसा यू कैन नॉट डू दैट। और ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है सरकार की ओर से, फुरका की ओर से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। एक अंतिम शायद कॉलर को मौका देने का वक्त है। हेलो, नमस्कार। हेलो जी, तो मुकेश। हाँ जी, बोलिए, क्या सवाल है? अच्छा, ये डिफीजन में मतलब बतवा नाम निशान निकले जी। आपके पास कोई सवाल है फुरका से? हाँ, पूछे। अभी देखो टैक्स वाला मामला चला था ना जी, राइट। अच्छा, हम मंत्रा पूछे,
हम लोग इसे काम करता है लेबर डिपार्टमेंट ना, हाँ हाँ लेबर। हाँ। हम लोग भी होटल में काम करता रहा, 7 महीना काम करा। हम्म, तो 7 महीना बाद हम लोग की कंपनी निकाल दी। हम्म, तो हम लोग की कंपनी निकाली से हम लोग के पैक और सिकलीप और इधर 2 हफ्ता के तालाब, हम्म। तो हम लोग कंपनी पाई नहीं कैसे वही कहीं मंतरा जाने इस कौन सी है। हम लोग लेबर डिपार्टमेंट भी कंप्लेन करता हूँ, हम लोग की कंप्लेन लेवे भी नहीं। अच्छा चलिए देखें फजूल साहब। अच्छा जी हाँ, जहाँ तक टैक्स का सवाल है कि ये ज़रूर होगा कि अंडर द एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन विच इज़ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सभी एम्प्लॉयर का जिम्मेवारी है कि वो अपने एम्प्लॉय का एक तरह का स्लिप देवे साल के एंड में, जिसमें वो स्लिप कहेगा कि आपका इनकम क्या था और बेनिफिट क्या था। सॉरी लिया है। ओके, और जहाँ जैसे हम लोग काम कर रहा है, जी हाँ, हम लोग 2 हफ्ता के लीव टाइम मिलो अगर जो छुट्टी है ना, छुट्टी दी थी कंपनी। अच्छा जी हाँ, जहाँ तक आपका ये जो पेमेंट का सवाल है, तो ये ज़रूर इट बिलोंग्स टू लेबर डिपार्टमेंट, वो जी बता सकते हैं। जी थैंक यू। आप लेबर डिपार्टमेंट से ज़रूर संपर्क करें और दे आर द राइटफुल पीपल टू आंसर योर क्वेश्चन। और आईना का ये एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। आज हमारे मेहमान थे फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स अथॉरिटी के नेशनल मैनेजर पॉलिसी जनाब फजलुर रहमान साहब। आपके सवालों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फजलुर रहमान साहब, आप 2 बार आए आईना पर, इसके लिए आपको बिग थैंक यू। नो वरीज, यू वेलकम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ज़रूर। आईना का ये एपिसोड अब यहीं पर समाप्त हो गया। श्रोता, अपने साथी वीना भटनागर को इजाज़त दीजिएगा। तमाम रोज़ेदारों को रोज़ा मुबारक हो। इंशाल्लाह अगले हफ्ता ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात होती है आईना में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार।